बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 413 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब अगर वहाँ किसी किस्म की रोशनी दिखाई दे रही थी तो उसका एक ही मतलब था कि वहाँ कोई है कि अल्फाज तन बदन में तशवीश दौड़ाने का बायस है। वो कोई भी हो सकता था, जिमी फोंडा या डॉक्टर मोंग या फिर मेरी जाने तमन्ना साहिल। मेरे दिल ने इन लम्हात में बड़ी शिद्दत से पुकारा, काश वो मेरी साहिल हो। लियान की आवाज़ ने मुझे ख्यालात से चौंका दिया। वो पूछ रही थी, रुक क्यों गए वजदान? वो मेरे पीछे थोड़े फासले पर थी, इसलिए कार के अंदर नजर आने वाली रोशनी का उसे एहसास नहीं हो सकता था। उसकी पुकार बल्कि इस्तफसार ने साहिल के तसव्वुर को जहन से मिटा दिया और मैं पूरी तरह अपने माहौल में हाजिर हो गया। दरअसल बात यह थी कि साहिल के बारे में सोचते हुए मैं बाज़ औक़ात अपने आप से भी बेगाना हो जाता था। वो माहौल क्या बेचता था साहिल की याद के सामने। हाँ, आगे कुछ गड़बड़ है लियान। मैंने जल्दी से बात बनाई। आगे? वो लियान ज़दा अंदाज में बोली, लेकिन मुझे तो कोई गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब उस गार के अंदर किसी किस्म की गड़बड़ को तुमने बाहर रहते हुए कैसे देख लिया? जवाब में मैंने उसे अंदर नजर आने वाली रोशनी के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनने के बाद वो भी तशवीश में मुब्तला होगी। हाँ, ये तो वाकई बड़ी फिक्र वाली बात है। मैंने कहा, लियान, ये गन तुम अपने हाथों में थाम लो, मशल मुझे दे दो। और तुम? उसने सवालिया अंदाज में कहा, तुम इस मशल के साथ क्या करने वाले हो? मैं इस मशल को गार के अंदर फेंकूंगा जैसा कि पहले फेंका था। मैंने फौरी तौर पर ज़हन में आने वाली आइडिया की तफसील बयान करते हुए लियान को बताया। अंदर जो कोई भी है वो फितरी अंदाज में रद्द अमल के तौर पर मशल की समत बेदरीग फायरिंग करेगा। इससे हमें 2 फायदे हासिल होंगे। बसलन कौन कौन से 2 फायदे? वो पूरी तवज्जो से मुझे सुन रही थी। नंबर 1, मैंने सरगोशियाना अंदाज में कहा, इस फायरिंग में उस शख्स का अच्छा खासा एमुनेशन काम आ जाएगा। अगर वो हमारा दुश्मन है तो ये हमारी एक अहम कामयाबी होगी। और दूसरे, मैंने सांस लेने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर इजाफा करते हुए बात मुकम्मल की। नंबर 2, हमें उसकी दुरुस्त लोकेशन मालूम हो जाएगी। आइडिया उम्दा है, वो सताइशी अंदाज में बोली। मैंने मजीद कहा, उसके बाद मैं चुपके से गार के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। अगर वहाँ मेरे साथ कोई ऐसी वैसी सिचुएशन पैदा हो गई तो तुम संभाल लेना। तुम इस खतरनाक 7mm के साथ गार के अंदर मौजूद दुश्मन पर हल्ला बोल सकती हो। वो मेरी तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए फैसला कुन लहजे में बोली, डन। हमने एक दूसरे के हाथ पर हाथ बजाया और उसके बाद हाथों में पकड़ी हुई गन और मशल का तबादला कर लिया। अगले लम्हे में उस हाल नुमा गार के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। चंद कदम आगे आकर मैंने गार के अंदर मौजूद रोशनी का तनकीदी जायजा लिया और फिर अपने मंसूबे के पहले मरहले पर अमल कर डाला। मशल को अंदर फेंकने के बाद मैं लपक कर एक तरफ हो गया। इस तरह मुझे एक संगी आड़ मैसर आ गई। ये एहतियात इसलिए भी थी कि अगर गार के अंदर छुपा हुआ कोई दुश्मन मशल के दाखिली जावियों को पकड़कर बेरी जानी फायरिंग करता तो भी मैं गोलियों की जद में न आता। मशल छू करके गार के अंदर पहुंची और फिर उसके संगी फर्श पर टकराने की मखसूस आवाज उभरी और उसके साथ ही वो आतिशबाजी के अंजाम की तरह ठंडी हो गई। यकीनन वो किसी ऐसे जाविये से जाकर फर्श पर गिरी थी कि उसका मजीद रोशन रहना उसके इख्तियार में नहीं रहा था। वो बेचारी भी कब तक इस फेंका ताफी की ताब लाती, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि गार के अंदर किसी भी नोयत की फायरिंग सुनाई नहीं दी। अंदर मौजूद शख्स की इस बेइतनाई ने मुझे तशवीश में मुबतला कर दिया। अब अंदर दाखिल होने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं था। गार के अंदर वो मदम रोशनी अब भी दिखाई दे रही थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दबे कदमों गार के अंदर पांव डाल दिए और एक दीवार के साथ पैबूस होकर आगे बढ़ने लगा। ये रिस्क लिए बगैर अंदर की सूरत से आगाही मुमकिन अब ना थी। सबसे पहले बुद्धा का अजीमुल जुस्सा मुजस्मा मेरी निगाह में आया और मैं जान सका कि मज़कूरा रोशनी उसी मुजस्मे की दूसरी जानिब से फूट रही थी। मैं रोशनी के मखरज को देख नहीं सकता था, लेकिन अंदाजा यही था कि वो कोई मशल ही होगी। मुजस्मे के उधर माहौल रोशन होने के सबब उधर का माहौल खासा तारीक हो गया था। मैंने इस तारीकी का फायदा उठाया और उचक कर मुजस्मे के ऐन पीछे पहुंच गया। ये एक बेहतरीन आड़ थी जहाँ मैं हर किस्म की फायरिंग से महफूज रह सकता था। मैंने उस आड़ को डाल की तरह इस्तेमाल करते हुए नहायत ही मोहतात अंदाज में गर्दन और आंखों को मुख्तलिफ जावियों में घुमाने के बाद ये मालूम कर लिया कि वो हाल नुमा गार किसी जिंदा इंसान के वजूद से खाली था सिवाय मेरे। ये कुलजन ज़दा और समझ में ना आने वाली सूरत हाल थी। मैं मुजस्मे की ओट से बाहर निकल आया और उस समत बढ़ने लगा जिधर वो मशल रखी थी। वो मशल उस रुख वाली संगी दीवार में अटकी हुई थी जहाँ से भूल भुलैयों की तरफ तंग सी राहदारी जाती थी। मैं मशल से अभी चंद कदम की दूरी पर ही था कि मुझे हैरत का एक शदीद झटका पहुंचा। हम उस मुकाम पर 2 अफराद की लाशों को छोड़ गए थे, लेकिन अब लाशों की तादाद में अच्छा खासा इजाफा हो गया था। एक फौरी गिनती के मुताबिक वहाँ 6 अफराद की लाशें पड़ी थी। उनमें से 2 तो वही थे जिन्हें लियान ने शिकार किया था। बाकी 4 कहाँ से आए थे? ये सोचते हुए दिमाग घूम रहा था। लम्हात में ला मोहल्ला मेरे दिन में ये ख्याल आया, कहीं मेरे साथ फिर कोई तिलिस्माती चक्कर तो नहीं शुरू होने वाला। मैंने आवाज देकर लियान को गार के अंदर बुला लिया। वो मेरे पास पहुंची तो लाशों की तादाद में गिरा कदर इजाफे ने उसे 20 शस्तर करके रख दिया। इस सजाब में डूबी हुई आवाज में वो बोली, ये लाशें किसने यहाँ डाली हैं? कम अज कम मैंने तो नहीं डाली। बेसाख्ता मेरी जबान से निकल गया।
वो मेरे बाजू से लगते हुए बोली, मजाक तो नहीं कर रहे वजदान? उसकी आवाज़ खासी सहमी हुई थी। वो कोई बुज़दिल लड़की नहीं थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई कि लाशों को 2 से 6 में बदलते देखकर वो भी यही समझी थी कि वहाँ कोई पुरस्रार खेल शुरू हो गया है। इस इबादत का और इसके तहखाने से मुतल्लक बहुत ही तहय्युर अमेज कहानियाँ उसने भी सुन रखी थी और मजीद बहुत से खेल तमाशे वो अपनी आंखों से देख रही थी। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ लीजान, इन लाशों के यहाँ पहुँचने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ओह, वो खौफजदा निगाह से कभी मुझे और कभी उन लाशों को तकने लगी। उसी वक्त हमारे तमाम तर सवालात के जवाबात मिल गए। तंग राहदारी में मुझे डॉक्टर मूंग की सूरत दिखाई दी तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। वो 2 बेसुध अफराद को हाथ से पकड़े घसीटते हुए राहदारी से बाहर ला रहा था। उसका अंदाज बड़ा नपा तुला था। मुझसे नजर मिली तो वो मानी खेत अंदाज में धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसने अपने काम से गफलत नहीं बरती और उन 2 यकीनी लाशों को लाकर भी पहले से मौजूद 6 अफराद की लाशों के ऊपर ढेर कर दिया। ये सब क्या है डॉक्टर? मैंने सरसराती आवाज में इस्तफसार किया। उसने कंधे उचकाए, लाशें हैं, वो तो मुझे भी नजर आ रही हैं, मैंने तेज लहजे में कहा, लेकिन ये माजरा क्या है? वो बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने के बाद गोया हुआ, माजरा कुछ नहीं है। ये गंदे लोग अपने नापाक मकासद को हासिल करने के लिए उधर मुतबर्रक राहदारियों की तरफ चले गए थे, फिर भूल भुलैया में खोकर खुद को भी भूल बैठे। अगर इनकी लाशें उधर राहदारियों के अंदर पड़ी रहती तो ख्वा मुखा ताफुन फैलता। मैंने गलीज लोगों के मुर्दा जिस्मों को वहां से उठाकर राहदारियों के तकद्दुस की हिफाजत की है। अब इस तरफ सब ठीक है, किसी फिक्र परेशानी की जरूरत नहीं है। बात खत्म करके वो तंग सी राहदारी की तरफ देखने लगा। डॉक्टर ने मानी खेज अंदाज में ढेरों इंकशाफात कर डाले तो मुझे अपने वजूद में सनसनाहट दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने ढके छुपे अल्फाज में सब कुछ कह डाला था। उसके मुताबिक ये लोग अपने मकसद को हासिल करने के लिए उन भूल भुलैयों की तरफ गए थे। उस वक्त हमारे दुश्मनों का सबसे बड़ा मकसद उन 5 नायाब पत्थरों का हुसूल था, जिनके लिए रब्बी मोशी आयमन बेदरीग इंसानी खून बहाने पर तुला हुआ नजर आता था। मैंने ठहरी हुई नजर से डॉक्टर मूंग की तरफ देखा और अपने ख्याल की तस्दीक की खातिर पूछ लिया, तुम्हारा मतलब है वो 5 मुतबर्रक पत्थर इन भूल भुलैयों में कहीं मौजूद हैं? वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, इन भूल भुलैयों से भी आगे एक जहाने हैरत अपना वजूद रखता है। वो पत्थर उसी जान के एक नादीदा महफूज गोशे में मौजूद है। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। बहरहाल वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने कहा ना, फिक्र और तरद्दुद की कोई जरूरत नहीं है। वो पत्थर सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद है। कोई नाफाकिफ शख्स अगर किसी तरह उस तंग सी राहदारी तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो भी जाए तो वो भी भूल भुलैयों में भटक कर रह जाता है। उसे वापसी का रास्ता नहीं मिलता। वो इससे आगे और कहाँ जाएगा? फिर उसने जमीन पर पड़ी लाशों के ढेर की तरफ इशारा किया और बोला, अगर ये लोग आपस में ना लड़ मरते तो भूल भुलैयों में चकराते रह जाते। बहरहाल उसने कंधे उचकाकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, ये आपस में क्यों लड़ मर रहे हैं? इनके दिमाग खराब हो गए थे। वो तहकीर अमेज अंदाज में बोला, भूल भुलैयों के सैर अंगेज माहौल ने इनके ज़ेहन उलट दिए। ये खुद पर काबू ना रख सके और वो जुमला नामुकम्मल छोड़कर एक लम्हे को मुतवक्कफ हुआ, फिर सफाक लहजे में बोला, इस तरह की मुहिम जो अक्सर व बेशतर खतरा से दो चार होते रहते हैं, ये जानलेवा नताई मुहिम जोई का लाजमी हिस्सा है। मैंने महसूस किया वो भूल भुलैया तक रसाई हासिल करने वाले दुश्मनों की अमवात के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहता था। उसकी इस रवैये से जाहिर होता था शायद उसने इन लोगों को मौत के घाट उतारा था। मैंने इसी सिलसिले में उसे ज्यादा नहीं कुरीदा और एक अहम सवाल किया, डॉक्टर तुमने बताया वो कीमती पुरस्रार पत्थर सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद है। तुम्हारे पुरवसूक अल्फाज से तो यही जाहिर होता है तुम खुद अपनी आंखों से उन पत्थरों को महफूज मुकाम पर रखा देख चुके हो। उसे मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ऐसी ही बात है। मेरे सीने से इत्मीनान भरी सांस खारिज हुई। डॉक्टर मूंग मेरे अंदाजे से बढ़कर पूरी इसरार साबित हो रहा था। वो मोहतरम सांगफू का नाइब था। सांगफू जैसे अजीम शख्स की नाइबी ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती। बहरहाल ये भी एक खुशगवार अमर था कि मैं पिछले कुछ अरसे से डॉक्टर मूंग के साथ मिलकर मसरूफ अमल था। मेरे दिल में एक फौरी ख्याल पैदा हुआ और मैंने लाशों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर मूंग से इस्तफसार किया, इन बदबख्तों में जिमी फूंडा की लाश भी मौजूद है? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई। मुझे उसी की तलाश है। क्या तुम उसके सूरत आशना हो? उसने जबान हिलाने की बजाय इस बात में सर हिला दिया। मैंने कहा, साहिल भी कहीं नजर नहीं आ रही। हमने उसे इबादतगाह के बैरूनी और रिहायशी हिस्से में भी झांक लिया है, उधर कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं। अपने और बेगाने लाशों की सूरत बिखरे हुए हैं। मैं तो ये भी नहीं जानता उनमें कौन अपना है और कौन बेगाना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, हमारे जो 6 अफराद यहाँ मौजूद थे उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। दुश्मनों के भी कई अफराद मारे गए हैं। बहरहाल दो तरफा लड़ाई में ये सब कुछ तो होता ही है। मैंने पूछा, क्या दुश्मन की सूरत में सिर्फ जिमी फूंडा ही बचा है? फिर मैंने उसे उन अफराद के बारे में भी बता दिया जिन्हें मैंने और लियान ने शिकार किया था। डॉक्टर मूंग ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, इस बारे में मैं फिलहाल वसूख से कुछ नहीं कह सकता और उसकी वजह यह है कि मुझे दुश्मनों की सही तादाद मालूम नहीं।
वो लम्हे भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, अब हमें सबसे पहले साहिर और जिमी फोंडा को तलाश करना है। मैंने कहा, इस इबादतगाह के अंदर बाहर और तय खाने में फैले हुए मौत नुमा सन्नाटे से तो यही लगता है अब कोई भी बंदा बशर जिंदा हालत में बाकी नहीं बचा। साहिर और जिमी फोंडा मंजिल से गायब हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ तलाश किया जाए। हालांकि सबसे पहले ये तुम्हारी ही समझ में आना चाहिए था। डॉक्टर मूंग के मानी खेल जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैंने इस सरारी लहजे में कहा, पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, भला पहले मेरी समझ में क्यों आना चाहिए था? इसलिए कि तुम सोने वाले अजीमुशान जखीरे को अपनी आंखों से देख चुके हो। वो ठोस लहजे में बोला, ना सिर्फ देख चुके हो बल्कि उस तरफ रसाई हासिल करने के तरीका कार से भी वाकिफ हो। तुम्हारा मतलब है? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर बुदा के अजीमुल जुस्सा मुजस्मे की तरफ हैरत भरी नजर से देखा। हाँ, मेरा यही मतलब है। ओह, बेसाख्ता मेरी जबान से अदा हुआ। डॉक्टर मूंग ने ठहरे हुए लहजे में कहा, कुछ लोगों का इन भूल भुलैयों वाली राहदारियों तक रसाई हासिल करना ये जाहिर करता है कि जिमी फोंडा की टीम को इबादतगाह के तय खाने से मुतल्लिक अच्छी खासी मालूमात हासिल हो गई थी। उनकी मालूमात का वसीला कुछ भी रहा हो, हमें इससे गर्ज नहीं। उनको हासिल होने वाली मालूमात का जरिया सिर्फ और सिर्फ रब्बी ही हो सकता है। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, चाहे रब्बी ने ये मालूमात अपने तई फराहम की हों या फिर साहिल के दिमाग से निकाली हों। साहिल के दिमाग से निकालने वाली बात समझ में नहीं आ रही। वो उलझे हुए लहजे में बोला, अगर रब्बी इस मकसद में कामयाब हो गया तो फिर साहिल को इसराइल से खटमंडू भेजने की क्या जरूरत थी? इसके दिमाग से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में रब्बी के आदमी यहाँ इबादतगाह में कार्रवाई कर सकते थे। तुम भी गलत नहीं कह रहे हो डॉक्टर, मैंने मजबूत लहजे में कहा। रब्बी के आदमी भी इबादतगाह पर एक चढ़ाई कर चुके हैं जिसमें वो बुरी तरह नाकाम रहे। बगराज वाली कार्रवाई बहुत अलग हैसियत की हामिल है। इससे अखाने और भूल भुलैयों तक रसाई कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। उस पर मुस्तसाद ये कि शाम ही साहिल भी उनके हत्थे चढ़ गई है। डॉक्टर मूंग ने टटोलती हुई नजर से मुझे देखा। उसकी निगाह में बड़ी खोज थी। बचल की नाकाफी रोशनी में उसके चेहरे के तासरात बड़े मुख्तलिफ रंग में उजागर हो रहे थे। चंद में यकटक मुझे देखने के बाद वो गंभीर आवाज में मुझसे मुस्तफसर हुआ, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि आज शाम के बाद इस साहिल की दिमाग से उस तहखाने से मुतल्लक मालूमात हासिल की गई हैं? मैं क्या सोचूंगा, हालात खुद ही उस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। दुश्मनों की पहली और दूसरी यलगार में जमीन आसमान का फर्क है और यही फर्क नताइज की सूरत में भी सामने आ रहा है। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और लाशों के अंबार की जानिब देखते हुए कहा, इस तहखाने तक रसाई हासिल करने के बाद जिमी फोंडा के आदमी पुरिसरार भूल बुराइयों में भी जा घुसे थे। ये कोई मामूली और नजरअंदाज कर देने वाली हकीकत नहीं है। जो लोग इस तहखाने के राजों के अमीन हैं उनमें सिर्फ एक इस वक्त हमारे दुश्मनों के कब्जे में है और वो है मेरी साथी साहिल। मेरे दूर टूक अंदाज ने डॉक्टर मूंग को गहरी सोच में मुबतला कर दिया। मैंने जो कुछ भी कहा था वो सीधा सीधा पेश आमदा हालात का हकीकत पसंदाना तजिया था और ऐसी तजिया निगारी के लिए किसी खास सलाहियत या कुव्वत की जरूरत पेश नहीं आती। अगर तुम्हारी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि साहिल के दिमाग से मज़कूरा मालूमात किसने निकाली होंगी। डॉक्टर मूंग ने एक खास जाविया की तरफ इशारा करते हुए कहा, हिप्नोटिज्म और दीगर रूहानी उलूम का माहिर हमारा दुश्मन तो उधर इसराइल में बैठा हुआ है, जबकि साहिल पिछले चंद रोज से यहाँ नेपाल में है। थोड़ा तवक्कुफ करके उसने मेरी आंखों में झांका और इजाफा करते हुए बोला, क्या तुम ये कहना चाहते हो रब्बी वहाँ इसराइल में बैठकर यहाँ नेपाल में साहिल के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? मैं फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा। मैंने मौजूदा हालात में जो कुछ देखा और महसूस किया वही बयान कर रहा हूँ। डॉक्टर मूंग ने कहा, साहिल के दिमाग से तय खाने के बारे में मालूमात निकालना अगर रब्बी के इख्तियार में होता तो वो वहाँ इसराइल ही में ये काम सरंजाम दे चुका होता। साहिल उसके लिए इतना कीमती और अहम मोरा था कि वो उसे अपने कब्जे में रखकर तुम्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। वो साहिल को इसराइल से नेपाल रवाना ना करता। वो एक लम्हे के लिए सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, रब्बी नहायत ही इंतकामी ज़ेन रखने वाला शख्स है। तुमने उसके चुंगल से निकलकर उसे गहरी चोट दी है और उसके बाद भी उस गहरी चोट पर पैर दर पे चोटें लगाए जा रहे हो। तुमने उन्हें दीगर नुकसानात के साथ साथ दर्जनों लाशों के तहफ़ भी पेश किए हैं, जिसके नतीजे में NYPD और FBI वाले वहाँ अमेरिका में तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। तुम्हें अमेरिका दुश्मन का टाइटल दिया जा चुका है। तुम उनकी नज़र में वो पाकिस्तानी दहशत गर्द हो जिसे वो हर कीमत पर तलाश करके इबरतनाक सजा देना चाहते हैं। और अब उसने जुमला नामुकम्मल छोड़कर थोड़ा वक्फा किया, फिर बोला, अब तो ये राज भी फाश हो चुका है कि तुम शोन की ID पर उसकी बीवी लियान के साथ न्यू आर्क न्यू जर्सी से परवाज करके त्रिभुवन खटमंडू पहुंचे हो। न्यू आर्क और त्रिभुवन न्यू जर्सी और खटमंडू के एयरपोर्ट्स हैं। तुम्हारी तलाश और सरकोबी के लिए अब तो CIA वाले भी सरगर्म हो चुके हैं और रब्बी जानता है कि तुम्हें शिकार करने के लिए साहिल से ज्यादा पुरकशिश चारा और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए माई डियर, उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, अगर रब्बी ने साहिल के दिमाग से किसी भी तरह उस तय खाने के बारे में मालूमात हासिल कर ली हो तो वो तुम्हें पकड़ने के लिए साहिल को अपने कब्जे में रखता, यूं इसराइल से नेपाल ना भेज देता।
हमारे दरमियान जो गुफ्तगू छिड़ गई थी उसका इख्तिताम बहुत दूर नजर आता था, मगर वो मौका इस बहस के लिए मुनासिब नहीं था। लिहाजा मैंने बातचीत का रुख बदल दिया और कहा, ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं डॉक्टर, फिलहाल हमें साहिल और जिमी फुंडा को तलाश करना है। यस दैट इज, वो गहरी संजीदगी से बोला, आओ उन्हें वहां भी देख लेते हैं। मैंने उसका इशारा समझते हुए लॉर्ड बुद्धा के किंग साइज मुजस्मे की जानिब कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर की एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। CIA वाले अगर मेरी तलाश में लग गए थे तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब मुझे एक एक कदम फूंक कर रखना था और फिर अच्छी तरह देखभाल कर उसे जमीन पर से उठाना था। हम मुजस्मे के सामने पहुंचे तो डॉक्टर मोंग ने पुरमानी अंदाज में मेरी जानिब देखा। उसने एक आदमी मशल उठा रखी थी। मशल इस जाविये पर थी कि उससे फूटने वाली रोशनी पूरी तरह डॉक्टर के चेहरे पर नहीं पड़ रही थी, जिसके बायस उसके चेहरे पर बड़े अजीबो गरीब तासरात दिखाई देते थे। तब मैं पलक झपकने में समझ गया वो मुझसे क्या कहना चाहता था। मैंने 7mm लियान की तरफ बढ़ा दी और खून मुजस्मे की जानिब बढ़ गया। डॉक्टर मूंग ने अपनी गन के साथ जाने क्या किया। जब वो हमसे रुखसत हुआ तो मैंने दूसरी 7mm ऑटोमेटिक राइफल उसे थमा दी थी और जब दोबारा नजर आया तो उसके हाथ में किसी किस्म का असला नहीं था। मैंने मुजस्मे का बागूर जायजा लिया और फिर उसके पाँव की तरफ आ गया। मैंने पहले बाएं पाँव की एड़ी की जगह पत्थर को दबाया और फिर यही अमल दूसरे पाँव की एड़ी के साथ भी दोहराया। उसके बाद मैं कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। अगली लम्हे मुजस्मे के ज़िरी हिस्से में हरकत पैदा हुई। उसके दोनों पाँव के दरमियान 4 फुट का फासला था। यहाँ के ठोस पत्थर अपनी जगह से स्लाइडिंग के अंदाज में हटने लगा। ये स्लाइडिंग 2 तरफा थी, यानी पत्थर का एक हिस्सा दाईं जानिब और दूसरा बाईं तरफ मुजस्मे के वजूद के अंदर दाखिल हो रहा था। मेरे और डॉक्टर मूंग के लिए ये कोई हैरत अंगेज नज़ारा नहीं था, लेकिन लियान महमूद खड़ी उस पत्थर की स्लाइडिंग को देखती रही और देखते देखते उस पत्थर की जगह एक खिड़की नुमा खला नमूदार हो गया। इस खला का मुंह बस इतना सा था कि वहां से एक वक्त में सिर्फ एक आदमी ही अंदर दाखिल हो सकता था। मशल बरदार डॉक्टर मूंग आगे बढ़ा और उस खिड़की नुमा खला में दाखिल हो गया। मैंने लियान की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसने कोई सवाल किए बगैर मेरी बात की तकलीद की और गन मुझे थमाकर डॉक्टर के पीछे उस खला में उतर गई। उसके बाद मैं भी अंदर पहुंच गया। वो मुजस्मा अंदर से भी खोखला था। बड़ी मेहनत और जां फिशानी से तराश कर उसे अंदर से खोखला किया गया था। इसी समय 4-5 अफराद बासानी चल फिर सकते थे। यहाँ से मजीद नीचे जाने के लिए दाईं जानिब तंग सी सीढ़ियां बनी हुई थी। डॉक्टर ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, वैदान इस रास्ते को बंद कर दो जिधर से गुजर कर हम यहाँ पहुंचे हैं। मैं आगे बढ़ा और उस खला की एक संगीत दीवार पर लगा हुआ आहनी हुक खींच कर वो खला बंद कर दिया। दोनों पत्थर बाइस्तिगी स्लाइडिंग करते हुए अपनी जगह पर आ गए। बाहर से देखने वाला कोई भी शख्स ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि इस अजीमुल जुस्सा मुजस्मे के पेट के अंदर इस वक्त 3 जागते जीते इंसान मौजूद होंगे। मैं अपना काम खत्म करके मुड़ा ही था कि फायरिंग की सदा सुनाई दी। वो फायरिंग किसी अंदरूनी दूर अफ्तादा हिस्से में हुई थी। हम तीनों ने बैक वक्त चौंक कर एक दूसरे को देखा। यकीनन उस हिस्से में हमारे अलावा भी कोई मौजूद था, यहाँ थे, और ये खासी तशवीशनाक बात थी। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, तो मेरा शक-नुमा अंदाजा दुरुस्त निकला। हमसे पहले भी कोई यहाँ मौजूद है। फायरिंग की आवाज़ से जाहिर होता है वो हमसे खासे फासले पर हैं। मुझे यकीन है उन्होंने हमारी आमद को महसूस नहीं किया होगा। मेरा ख्याल है जिमी फुंडा और उसके दीगर साथी यहाँ तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, और गालिब इम्कान यही है कि साहिल इस वक्त जिमी फुंडा के कब्जे में होगी। हमें बहुत एहतियात बरतना होगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर जिमी फुंडा साहिल ही के तबस से इस तहखाने तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुआ है। डॉक्टर मूंग ने पुरसोच अंदाज में कहा, ठीक है, आओ उससे भी मुलाकात कर ही लेते हैं। हम दाईं जानिब बनी हुई तंग सी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। 12 स्टेप का वो जीना उतरकर हम नीचे पहुंचे तो खुद को एक तय खाने में पाया। गोया अब हम तय दर तय खाने में खड़े थे। वो तय खाना भी एक वसीउ अरीज गार पर मुश्तमिल था। मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका था, लेकिन डॉक्टर मूंग के अंदाज से भी यही मालूम हुआ वो भी इस अजीमुशान खजाने से नावाकिफ नहीं। अलबत्ता लियान दीदे फाड़ फाड़ कर एक जानिब देख रही थी। इस वक्त लियान की तमाम तर तवज्जो बुद्धा के उस मुजस्मे पर मरकूज थी जो हमसे चंद फुट के फासले पर इस्तादा था। मशल की रोशनी में उस मुजस्मे से निकलने वाली तलाई चमक ने लियान की आंखों को खैरा कर दिया। वो 10 फुट कामत का मालिक मुजस्मा ठोस सोने का बना हुआ था। लियान की महवियत को फायरिंग की आवाज ने तोड़ दिया। इस गार में एक मरतबा फिर गोलियां चली थी, ताम इस बार फायरिंग की आवाज के साथ इंसानी चीखें भी शामिल हो गई। गार के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में जबरदस्त किस्म की खून रेजी जारी थी। मैं साहिल की तरफ से बेइंतहा फिक्रमंद था। मैंने डॉक्टर मूंग को मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर मेरी साहिल को कुछ नहीं होना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा ने चाहा तो कुछ भी नहीं होगा, वो यकीन से बोला। मैंने महसूस किया इन लम्हात में मैं इंतहाई जज्बाती और डॉक्टर मूंग इंतहाई संजीदा हो गया था। अपने अपने दर्जे वबस्तगी की बात होती है। इसी इबादतगाह के इस तय खाने में पोशीदा अनमोल खजाने के सिलसिले में हम दोनों की डिग्री ऑफ अटैचमेंट में नुमाया फर्क था। मेरी जज्बातियत साहिल के हवाले से थी और उसकी संजीदगी का ताल्लुक उस बेशबाग खजाने की हिफाजत और इबादतगाह के तकद्दुस से था।
हम दोनों अपने अपने मकसद को पेश नजर रखे हुए थे। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी कि इस तहखाने में हमारे दुश्मन ही घुसे बैठे थे। मैंने उस कुशादा सेंधुमा गार के आखिरी सिरे तक निगाह दौड़ाई और डॉक्टर मुंह से कहा, तुम लोग यहाँ रुककर मेरा इंतजार करो, मैं उधर की खैर खबर लेकर आता हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो जल्दी से बोला। अंदर हम तीनों आए हैं, आगे भी हम एक साथ बढ़ेंगे। वो वक्त बहस व मुबाहिसे के लिए ठीक नहीं था, लिहाजा मैंने आगे कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर ने चंद कदम आगे आने के बाद कहा, मैं तुम दोनों से थोड़ा फासला रखकर साइड पर चलता हूँ, हमें एक टोली बनाकर पेश कदमी नहीं करना चाहिए। बात खत्म करते ही वो एक तरफ खिसक गया। मशल उसके हाथ में थी, लिहाजा हमारे माहौल में रोशनी निस्बतन कम हो गई। बलियान को आड़ में रखते हुए गन थामे आगे बढ़ने लगा। वो गार अपने इख्तिताम पर एक सुरंग जैसे रास्ते में बदल जाती थी, जो आगे जाकर मजीद तंग हो जाती और उसके साथ ही इतनी नीची भी कि थोड़ा झुक कर चलना पड़ता। हम इस वक्त जिस गार में से गुजर रहे थे उसकी संगलाख दीवारों पर भी तलाई चमक मौजूद थी। अगर नजर ठहरा कर उस चमक का नजारा किया जाता तो आंखें चकाचौंध हो जाती। हत्ता के गार की जमीन में भी सोने की आमेजिश मौजूद थी। लातादाद छोटे बड़े सोने के टुकड़े भी इधर उधर बिखरे हुए थे। यूं महसूस होता था जैसे वो कोई सोने का पहाड़ हो जिसके अंदर सोने ही का बुदा का मुजस्मा सादा कर दिया गया हो, और शायद यही हकीकत भी थी। इस कुशादा गार के दाएं बाएं 3-4 तंग और नीची छतों वाली सुरंगें भी निकलती थी, जिनकी ठोस नाहमवार दीवारें भी खालिस सोने की थी। मगर हम इस वक्त जिस सुरंग की तरफ बढ़ रहे थे वो कदरे कुशादा थी। फायरिंग और फिर इंसानी चीखों की आवाज उसी सम से उभरी थी। फिर एक कहका सुनाई दिया, वो एक मर्दाना कहका था जिसमें बला की रौनत और दीवानगी पाई जाती थी। ये आवाज उसी सुरंग की तरफ से आई थी। अगले ही लम्हे वहां किसी मशल की रोशनी भी थिरकती हुई दिखाई दी। कोई मशल बरदार उधर से इधर आ रहा था। उसके साथ ही वो दीवानगी बड़ा कहका दोबारा बुलंद हुआ। अब अल्फाज वादे तौर पर समझ में आ रहे थे। वो बड़े सुरूर में बोला था। उसकी आवाज में बड़े ज़रब फाते किस्म का नशा झलकता था। मैंने सबको खत्म कर दिया, अब कोई मुझसे हिस्सा नहीं मांगेगा, कोई बंटवारे का मुतालबा नहीं करेगा, क्योंकि मेरे सिवा कोई जिंदा ही नहीं बचा। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर एक और कहका बुलंद करते हुए उसी बदमस्ती में बोलता चला गया। इस सोने के जखीरे का मैं अकेला मालिक हूँ, कोई मुझसे सवाल नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, रब्बी को भी हवा नहीं लगने दूंगा। अब दुनिया को पता चलेगा कि जिमी किस ताकत का नाम है। मैं ये सारा सोना खुफिया तरीके से यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दूंगा। मैं यानी जिमी फोंडा दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाएगा। हा हा। सूरतियाल रोजे रोशन की तरह आया हो गई थी। जिमी फोंडा अपने साथियों को इस सुरंग में फना के घाट उतार कर वापस आ रहा था। उसके अल्फाज की लड़खड़ाहट और आवाज के जीरो बम से महसूस होता था वो इस वक्त गहरे नशे में है। पता नहीं ये कैसा नशा था। वो शराब में डूबकर तो इस अहम मिशन पर नहीं निकल सकता था। यकीनन ये सोने के जखीरे का तलिस्म था। इसी दौरान में डॉक्टर मोंग भी हमारे करीब आ गया। दीवाने की ये तमाम तर तड़बड़ उसने भी सुनी थी और साफ जाहिर था हमारे मुकाबिल इस वक्त जिमी अकेला था। हम एक पथरीली दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। गार की ये दीवार सुरंग में से बाहर आने वाले को नजर नहीं आ सकती थी। डॉक्टर मोंग हमारी तरफ आते हुए मशल को दूसरी दीवार में अटका आया था। इधर रोशनी कम होने के बायस हम कुछ ज्यादा ही महफूज हो गए थे। डॉक्टर मोंग ने धीरे से सरगोशी की। सोने की चमक ने इस गधे का दिमाग उलट दिया है। ऐसा हो जाता है। लालची और हवसपरस्त इंसान जब किसी एक जगह पर इतनी बेशबा दौलत को देख लेता है तो उसकी ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी ही हो जाती है। इधर भूल भुलैयों वाली राहदारियों में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल पेश आई थी। वो सब आपस में लड़कर खत्म हो गए। मुझे उनकी लाशें ढूंढने का काम करना पड़ा। जब डॉक्टर ने मुझे भूल भुलैयों वाली कहानी सुनाई थी तो एक लम्हे के लिए मैंने सोचा था कि ये भी हो सकता है खुद डॉक्टर ही ने उन दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया हो। लेकिन जिमी फोंडा का इकबाल जुर्म डॉक्टर के बयान की तस्दीक के लिए काफी था। यहाँ की सिचुएशन के मुताबिक जिमी का हालत दीवानगी में कहा हुआ एक भी लफ्ज सनद का दर्जा रखता था, क्योंकि तमाम तर सबूत भी यहाँ मौजूद थे। मैंने डॉक्टर की सरगोशी की रोशनी में कहा, अगर सोने की जखीरे को देखकर किसी लालची इंसान की ऐसे ही मत मारी जाती है तो फिर रब्बी मोशी हाइमन को यहाँ लाकर छोड़ देना चाहिए। वो भी इख्तियार और इख्तिदार की भूख में मरा जा रहा है। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब उसे ऐसी खतरनाक मुहिम जोई पर उकसाता रहता है। मोशी हाइमन बड़ा सियाना है, डॉक्टर मूंग ने जहरीले लहजे में कहा। वो ऐसे किसी भी चिरे हुए फट्टे में बराह रास्त अपनी टांग नहीं फंसाता। उसके पास ऐसे मिशन के लिए कुर्बानी के जानवरों की कमी नहीं। वो इस आग में हमेशा अपने जान इसारों और अकीदतमंदों को झोंकता है। वैसे भी ऐसे जान इसारों और अकीदतमंदों का क्या फायदा है जो वक्त पर काम ना आ सके। जिमी फोंडा, बर्नार्ड ल्यू, फ्रैंकलिन ऐसी जान इसारों में शुमार होते हैं। डॉक्टर ने लफ्ज काम पर खास जोर दिया था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत उससे पूछ लिया, तुम्हारी गन कहाँ है डॉक्टर? एक महफूज मुकाम पर पड़ी है, उसने सपाट आवाज में जवाब दिया। उसका ये जवाब इतना मानी खेज था कि मैं कुछ और पूछने की हिम्मत ना कर सका। अगर मैं उससे मुबैना महफूज मुकाम के बारे में इस्तफसार करता तो मुमकिन था वो कहता वो महफूज मुकाम एक इंतहाई काबिल भरोसा दुनिया में वाक़ है। मैं चूंकि उसके स्टाइल से वाकिफ था इसलिए मजीद कुरीद नहीं की।
अगर उसे कोई बात नहीं बताना होती तो वो ऐसी टाल मटोल से काम लेता। मैंने सुरंग वाले खुले सिरे पर निगाह टिका दी और जिमी फोंडा के बारे में सोचने लगा। उसने खुमार की हालत में अपनी जबान से जो अल्फाज अदा किए थे उनमें मेरी साहिल का कहीं जिक्र नहीं था और मेरे लिए ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। जिमी फोंडा ने कहका लगाते हुए बड़े फख्र से कहा था, मैंने सब को खत्म कर दिया है। मेरी साहिल सब में नहीं आती थी, उसकी एक जुदागाना हैसियत थी। मेरे दिल को यह तकवीयत हासिल थी कि साहिल को इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तकवीयत में डॉक्टर मूंग का भी हिस्सा शामिल था। उसने बड़े यकीन से कहा था, लॉर्ड बुदा ने चाहा तो साहिल को कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर मूंग अगर पूरे एतमाद से कोई बात कहता तो वो खाली खोली तसल्ली नहीं होती थी। हमारी गहरी तवज्जो के दौरान में तंग सुरंग के अंदर मशल की रोशनी थरकते हुए आगे बढ़ती रही। इसका यही मतलब था, जिमी फोंडा आगे बढ़ रहा था। वो सुरंग 20-25 फुट से ज्यादा तवील नहीं थी। उसके आगे वो इतनी तंग हो जाती कि सीधे खड़े होकर चलना मुमकिन नहीं था। जिमी फोंडा यकीनन सुरंग के सामने वाले हिस्से ही में था। डॉक्टर मूंग ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ करते हुए बताया, इस गार से निकलने वाली ये वाइड सुरंग है जो आगे, बहुत आगे जाकर इन्हीं भूल भुलैयों से जा मिलती है जहां से मैंने दुश्मनों की लाशें ढोई हैं। बुद्ध इबादत गाह वाली उस अजीमुल मुरत्तब पहाड़ में राहदारियों और भूल भुलैयों के एक ऐसा जाल फैला हुआ है जिसे समझना किसी लालची और मनफी ज़ेन रखने वाले इंसान के बस का रोग नहीं है। फिर तो उस खजाने की हिफाजत की जरूरत मेरा वो सरगोशियाना जुमला अधूरा रह गया, क्योंकि उसी लम्हे जिमी फोंडा सुरंग से बाहर निकल आया था।